जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, प्री का एग्जाम और आरओ आरओ का री एग्जाम जो है वो 27 जुलाई को होने वाला है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, उत्तर प्रदेश जीके का एक टॉपिक है जिसमें हम लेक्चर नंबर 9 कवर कर रहे हैं। और टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाग। यानी हम भौतिक विभाग के बारे में समझेंगे, उत्तर प्रदेश के कितने विभाग हैं, भौतिक विभाग कितने हैं, वो सभी चीजें समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक से पूछा जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम के लिए, आरओ की री एग्जाम जो है वो प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिलेबस है उत्तर प्रदेश जीके का, जिसमें 9 से 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो इसी 9 से 10 क्वेश्चन की तैयारी कराने के लिए हम आपके लिए डेली बेसिस पर क्लास ले रहे हैं। और 15 से 20 लेक्चर में हम कंप्लीट यूपीजी के कवर करने वाले हैं। तो इसको आप लोग प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप सेव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में देखिए, सबसे पहले हम किस बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाग के संबंधित कुछ चीजों को जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। कौन सा राज्य अलग हुआ था? उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। कितने जिलों के साथ? 13 जिलों के साथ। और ये चीजें मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेक्चर में डिटेल से समझाई थी। उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। पहला था पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था मैदानी क्षेत्र और तीसरा था दक्षिण का पठारी क्षेत्र। देखिए, ये जो 3 भाग थे, पहला कौन सा था? पहला था पर्वतीय क्षेत्र। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड का गठन होता है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो पूरा किसके पास चला जाता है? उत्तराखंड के पास चला जाता है। इसके बाद में मैदानी क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश से अपने पास जो बीच का एरिया रहता है। और दक्षिण में एक पठारी क्षेत्र भी पड़ता है। उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। भाबर और तराई का जो क्षेत्र है वो केवल उत्तर प्रदेश के पास बचा हुआ है, बाकी पर्वतीय क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड के पास पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और वो 3 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, उसको जानने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप आरओ के री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं 45 दिन का फुल रिवीजन प्लान और गाइडेंस प्लान। इसके अंतर्गत आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिनके जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। ये 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके न्यू पैटर्न पर आधारित होंगी, यानी 200 क्वेश्चन वाले पैटर्न पर आधारित होंगी, जिसमें 140 जीएस के और प्लस 60 हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो इनको आप लोग जरूर पढ़िएगा और टेस्ट जरूर दीजिएगा। पहला टेस्ट फ्री है, एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप प्ले स्टोर पर जाकर आप डायरेक्ट एग्जाम वेब सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम वेब का जो लोगो वो इस तरीके का है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पहला टेस्ट फ्री है, आप लोग जरूर दीजिएगा, जिससे आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी। इसमें 12 हिंदी के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो टॉपिक वाइज रहेंगे। क्विक रिवीजन नोट्स मिलेगा, जो 85 प्लस पेजेस में कवर होगा, 90 पेजेस में कवर होगा और 80 से 90 के बीच में मार्क्स कवर कराएगा। पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। 45 दिन का रिवीजन प्लान है, मार्क बूस्टर कोर्स है ये। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और इस कोर्स की फीस मात्र 249 रुपए में, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। जब आप एग्जाम पे 50 कूपन कोड यूज करेंगे, तो यह कोर्स मात्र आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको परचेज करिए, देर किस बात की है, अभी परचेज करिए और अपनी तैयारी को भी बूस्ट करिए। बात करते हैं 3 प्राकृतिक प्रदेश। कौन कौन से 3 प्राकृतिक प्रदेश हैं? पहला है भाबर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। देखिए, भाबर और तराई का जो प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश का कुछ भाग है। किसका भाग है? पर्वतीय प्रदेश का कुछ भाग है, जो कि उत्तर प्रदेश के पास शेष रह गया है। लेकिन जो प्रॉपर पर्वतीय प्रदेश है वो किसके पास चला गया है?
उत्तराखंड के पास चला गया है। उत्तराखंड जब सन 2000 में अलग हुआ था, नवंबर 2000 में अलग हुआ था उत्तर प्रदेश के साथ, तो 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ अलग हुआ था। और मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कैसे थे, पर्वतीय प्रदेश थे, यानी जो माउंटेन वाले एरिया थे। तो माउंटेन हर जगह पर लगभग लगभग पाया जाता था। तो जो पर्वतीय प्रदेश है वो किसके पास चला गया, उत्तराखंड के पास चला गया। और पर्वतीय प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है जिसे भाबर और तराई का प्रदेश कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश के पास शेष रह गया है। तो उत्तर प्रदेश के 3 प्राकृतिक प्रदेश हैं, पहला है भाबर एवं तराई प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब हम बात करते हैं भाबर क्षेत्र के बारे में। भाबर क्षेत्र क्या होता है, तो इसकी देखिए परिभाषा पहले आप समझिए। परिभाषा से आप मोस्टली चीजें समझ जाएंगे। परिभाषा क्या कहती है, कंकड़ पत्थर से निर्मित पर्वतीय भूभाग। जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है, यानी इसका क्या आशय हुआ, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, अब बरसात हो रही है या फिर पानी हो रहा है या हवा चल रही है, पवन चल रही है, तो इसमें जो भी कंकड़ पत्थर होंगे इनका जो विखंडन होगा और ये टूट जाएंगे, और टूटने के बाद में ये नीचे जाकर कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। जब पानी बहकर नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं मैदानी भाग में ये छोड़ देंगे। तो उस जगह पर क्या हो जाएगा, ये जो क्षेत्र हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कंकड़ पत्थर से निर्मित क्षेत्र हो जाएगा। मतलब पर्वत से जो कंकड़ पत्थर आएंगे और वो कहाँ आ जाएंगे, मैदानी भाग में आ जाएंगे, उसको ही हम क्या कहेंगे, भावर क्षेत्र कहेंगे। यानी जो बहाकर लाए हैं कंकड़ या पत्थर को वायु के माध्यम से और जल के माध्यम से, जो बहाकर एकत्रित करते हैं, तो उस प्रदेश में कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, भावर का क्षेत्र कहते हैं। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो शिवालिक गिरिपद के समांतर फैली हुई है, तो वो क्या है, भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। अगर जिले की बात करें तो बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी आदि जिलों में ये पट्टी देखने को मिलती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैप के माध्यम से समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश का मैप क्या है, ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप है। अब इसमें जो ऊपर वाली पट्टी है, जो ऊपर वाली पट्टी आपको दिख रही होगी, ये जो पट्टी है ऊपर वाली पट्टी, ये कौन सा है, भाबर का क्षेत्र है। कौन सा है, भाबर का क्षेत्र है, भाबर का क्षेत्र। तो भाबर के क्षेत्र को क्या कहें, ये भाबर का क्षेत्र है। जैसे जो ऊपर उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तराखंड आपको देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड के में जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनसे नदियों के द्वारा बरसात में जो पानी आता है, पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जब हवा चलती है, आंधी आता है, तूफान आता है, तो उसके माध्यम से जो कई प्रकार के धूल के कण, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे आ जाते हैं हवा में उड़कर, तो वो सभी इन्हीं जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो कंकड़ और पत्थर से युक्त मिट्टी पाई जाती है। मोस्टली आपको यहाँ पर कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया, भाबर का क्षेत्र रखा गया। और डिस्ट्रिक्ट बताए गए बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी आदि जो जिले हैं, ये भाबर के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो ये जिले हैं ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, भाबर के अंतर्गत आते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी चौड़ाई में कमी आती है। ये जो एरिया कैसा है, पश्चिम का एरिया है। पश्चिम से जब आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे, जैसे इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं, जब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, पश्चिम से जब पूर्व की ओर बढ़ेंगे, इस तरीके से जब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, तो इनकी इनकी चौड़ाई में क्या होती है, कमी आती जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए ऊपर कहाँ है, ऊपर ये जिले दिए गए हैं, सहारनपुर भी कवर कर लिया है। और इससे जैसे 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 पूर्व की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते इनकी इनकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाएगी। इस तरीके से चौड़ाई क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और लखीमपुर खीरी के बाद में ये लगभग लगभग इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नदियों का लुप्त हो जाना, इसकी और क्या विशेषता दूसरी, यहाँ पर आकर नदियाँ भी लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इसके बाद में आप तराई क्षेत्र की बात करते हैं। महीन अवसादों से निर्मित भाबर के दक्षिणी दलदली व गाद मिट्टी वाले क्षेत्र जो हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो तराई क्षेत्र हो जाते हैं, जो बिल्कुल महीन अवसाद होते हैं। अब देखिए मान लीजिए बड़ा पत्थर है, या उससे बड़ा पत्थर, या उससे थोड़ा छोटा पत्थर है, तो ये पत्थर बहुत ज्यादा दूर तक पानी और हवा के माध्यम से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे पत्थर हैं या छोटे कंकड़ हैं या अवसाद हैं, ये तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो ये कई जगह पर ऐसा होता है, ये जाते हैं और एकत्र हो जाते हैं। जिन जगह पर, जिन क्षेत्रों में एकत्र होते हैं, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं,
तराई का क्षेत्र बोलते हैं, यानी जो महीन अवसादों से निर्मित होते हैं। और जो भावर के दक्षिण में, दक्षिण मतलब क्या है, नीचे साइड, यानी भावर के दक्षिण में, अगर हम यहाँ पर मैप में देखें तो भावर के दक्षिण में क्या पड़ेगा, ये जो एरिया पड़ेगा। तो भावर के दक्षिण में जो है, यहाँ पर इन्हें क्या कहते हैं, तराई के क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों से जो संबंधित हैं वो तराई क्षेत्र से संबंधित हैं। अब इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता है कि इनमें गन्ना की, गेहूं की, जूट की आदि फसलों की अधिक पैदावारी होती है। अगर देखा जाए, जैसे ये हो गया सहारनपुर हो गया, यहाँ पर भी गन्ना होता है। बिजनौर जिले में भी गन्ने की बहुत अधिक मात्रा मिलती है। बरेली से लेकर महाराजगंज में यहाँ पर जाइए तो गन्ना, गेहूं की फसलें बहुत ज्यादा पैदावारी की जाती है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका क्षेत्र रहता है। इसके बाद में भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई है, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं गंगा यमुना का मैदान, जो दूसरा प्राकृतिक प्रदेश है जिसका नाम क्या है, गंगा यमुना का मैदान। इसको भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, दूसरा है गंगा यमुना का मध्य मैदान, गंगा का मध्य मैदान, क्योंकि यमुना तो नीचे चली जाती है। इसके बाद में तीसरा है गंगा का पूर्वी मैदान। जो गंगा का ऊपरी मैदान है, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, इसके बाद में हम मध्य मैदानी प्रदेश के बारे में और पूर्वी मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी, गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की जो समुद्र तल, यहाँ पर तल कर लीजिए, समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 300 मीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, जो सी लेवल से हाइट है वो कितनी है सर, वो 300 मीटर है, एवरेज सी लेवल हाइट। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एवरेज सी लेवल हाइट कितनी है सर, 300 मीटर है। इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं गंगा यमुना के ऊपरी मैदान के बारे में। इसकी सीमाएं उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तथा पश्चिम में यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती हैं। इस मैदान में यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा जैसी महत्वपूर्ण नदियों का प्रभाव होता है। इसका विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में भी होता है। कितना, 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में इसका निर्माण होता है, गंगा यमुना का जो ऊपरी मैदान है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मध्य मैदानी प्रदेश गंगा का। इसका विस्तार सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद और बरेली जिले में देखने को मिलता है। ये जो है वो गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश है। गंगा का कैसा है, मध्य मैदानी प्रदेश है। जब आप मैप के माध्यम में देखेंगे, मैप से देखेंगे, तो मैप में जितने भी जिले मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, कौन कौन से जिले बताए हैं, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली। तो यानी जो मैंने ये वाले मध्य वाले जिले बताए हैं, जैसे यहाँ से मान लो गंगा आ रही है, गंगा आने के बाद में ये जो सहारनपुर हो गया और ये जितने भी जिले बताए हैं, ये जिले ये कैसे हैं, मध्य मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपको याद रखने होंगे। बस इसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बन सकता है, जिला पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा जिला है जो गंगा के मध्य मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के याद रखना होगा। चलिए हम मैप के माध्यम से यहीं पर मैप लगा ले रहे हैं, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए कौन कौन से जिले मैंने बताए हैं आपको, जिले बताए हैं, बिजनौर हो गया, बिजनौर, मेरठ। तो ये जो जिले हैं, जैसे गंगा जो है वो यहाँ से प्रवेश करती हुई आ जाती है, गंगा यहाँ से प्रवेश करती है और इस तरीके से चली जाती है, इस तरीके से। तो ये जो जिले मैंने यहाँ पर बताए हैं, ये वाले जिले जितने इस साइड के जिले हैं, एक मैप के माध्यम से बेसिक तरीके से याद रखिए, जो ये जिले हैं ना, ये सभी क्या हैं, गंगा के मध्य मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और यमुना जो है वो इस तरीके से आ जाती है और मथुरा होते हुए, आगरा मथुरा होते हुए ये यहाँ पर वाराणसी में आकर प्रयागराज में आकर गंगा गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो गंगा के मध्य मैदानी प्रदेश के अंतर्गत यही प्रदेश आ जाते हैं, यही जिले आ जाते हैं। इसके बाद में पूर्वी मैदान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसका विस्तार कहाँ से, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये जितने जिले दिए गए हैं,
वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज का भी आप लोग विशेष याद रखेंगे। जो नीचे साइड वाले यानी सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर, जो ये जिले दिए गए हैं वो सभी किसमें, गंगा के पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो इसकी अगर सीमाओं की बात की जाए तो पूर्व में केन नदी के साथ, और पश्चिम में बेतवा और पाहुज नदी, उत्तर में गंगा यमुना, और दक्षिण में विंध्य पर्वत के साथ ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र बनकर निर्माण होता है। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है, 45,200 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जिसका आप विशेष याद रखेंगे। इसके बाद में इसमें सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से हैं, दो सम्मिलित क्षेत्र हैं, एक बुंदेलखंड, दूसरा है बघेलखंड। चिलास क्या होता है, यह एक घास है जो बुंदेलखंड में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। इस घास का नाम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जो कि कहाँ पर, बुंदेलखंड में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, चिलास है। और ये क्या है, एक घास है, एक तरीके की घास है जो बहुतायत मात्रा में पाई जाती है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। सामान्य ऊंचाई इसकी कितनी होती है, 300 मीटर के लगभग इसकी सामान्य ऊंचाई होती है। कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई 400 मीटर से अधिक होती है। मिर्जापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे कैमूर और सोनकर की पहाड़ियां, वहां पर इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर देखने को मिलती है। अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अन्य तथ्य जैसे एक शब्द याद रखिएगा, राढ़। इसका मतलब क्या होता है, प्रदेश की ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, राढ़ कहते हैं। प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी है जो, उसे क्या कहते हैं, राढ़ कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी, जो मैंने मिट्टी वाला सेशन आपको लिया था इससे पहले की क्लास में मृदा के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ के बारे में डिटेल से चर्चा की थी और डिटेल से बताया था कि पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ क्या क्या होती है, इनके बारे में बताया था। अब जो प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी यानी बहुत ज्यादा पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, उसको किस नाम से जानते हैं, राढ़ के नाम से जानते हैं। कांप मृदा किसे कहते हैं, भाबर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई इसी कांप या जलोढ़ मृदा से बना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कांप मृदा कहते हैं। टीले किसे कहते हैं, शंकु के आकार के टीले बघेलखंड क्षेत्र में बहुतायत मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टीले कहते हैं। जो बघेलखंड क्षेत्र है वहां पर टीले आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जगह जगह पर ऐसे कुछ टीले टाइप के बने होंगे, कुछ छोटा, बहुत ही जो छोटा पर्वत कह सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटा, तो ये टीले उन्हें कहते हैं, टीले कहते हैं। जब टीला बड़ा रूप धारण कर लेते तो उन्हें पहाड़ी कहते हैं, और पहाड़ी को जब पहाड़ियां भी बड़ा रूप धारण कर लेती तो उसे पर्वत कहते हैं, और जब कई पर्वत एक साथ मिलकर बन जाते हैं तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। टीले होते हैं जो पर्वत का बहुत ही सबसे छोटा रूप, पहाड़ियों का छोटा रूप माना जाता है, सबसे छोटा रूप, तो उसे हम क्या कहते हैं, टीले कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और एक चीज और है, आप लोग जल्दी से जल्दी कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे आपको एक टॉपिक पूरा पूरा तैयार हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन में जिस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होगा वो पूरा तैयार हो जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। आप पहला टेस्ट फ्री है, उसको जरूर देकर देखिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको ज्वाइन करिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और एक विशेष सूचना और है, 1-2 दिन में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसके बाद में इकोनॉमी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी साथ में। तो आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नीचे दिए गए ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर जाकर आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा।